नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में और आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं पिछले जो 10 पेपर हुए हैं वो बहुत बढ़िया निकले। शिक्षण विधियों के पेपर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल कल एक एक दो प्रश्न में दिक्कत थी, लास्ट में दिमाग में पैतृक संपत्ति और अर्जित संपत्ति वाला। तो वो जैसे ही शिक्षण विधियों वाली तीसरी क्लास आएगी, पार्ट 3 अंतिम शिक्षण विधियों की ऑब्जेक्टिव क्लास, तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और शिक्षण विधियों के जो दोनों पेपर हैं उन दोनों पेपर का आंसर सहित पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। टेलीग्राम चैनल एनडीसी क्लासेस नाम से है, आप सब जानते हैं। अब आपको पता होगा कि ये जो पेपर है ये हमने लिया था, कब लिया था? कल दिसंबर 15 को ये पेपर हुआ था। और आप में से बहुत से साथी जो थे पेपर दे भी पाए थे, कुछ साथी जो थे पेपर नहीं दे पाए थे, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो टाइम लिमिट मैंने दी थी उस टाइम लिमिट के अंदर लगभग 400 प्लस स्टूडेंट्स ने पेपर कर दिया था। और उसके बाद भी मैंने उस पेपर को हटाया नहीं। वो सिर्फ इसलिए नहीं हटाया क्योंकि मेरा उद्देश्य यहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ना ही। मेरा ये उद्देश्य था कि कैसे भी करके आप लोगों तक ये जो पेपर है वो पहुंचे और आप लोग इसको पेपर देके अपना मूल्यांकन खुद करें। मैंने 3 दिन पहले से आपको पूरी सूचना देनी स्टार्ट कर दी थी, पेपर कैसे खुलेगा, कहां खुलेगा, प्रोसेस फॉलो करना। एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, दूसरा अटेम्प्ट में नहीं मिलेगा। आपने गलती से पेपर खोल लिया तो फिर आपको पूरा करना ही पड़ेगा। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने लापरवाही बरती, उसके लिए देखो मैं क्या कर सकता हूं, आप जानते हैं। फिर भी चलिए, आप जहां तक समझते हैं, देखिए सबसे पहले जो नाम आ रहा है हितेश, लेकिन मैं आपको बता दूं हितेश, आपको बधाई हो कि आपने मात्र 27 मिनट में, देखो यहां पर मैं न तो ये कहूंगा कि इन्होंने ज्यादा टाइम लिया या कम टाइम में लिया, वो सारी बातें आप, उम्मीद मैं यही करता हूं कि आप लोगों ने ईमानदारी से पेपर दिया होगा। अगर ईमानदारी से पेपर दिया है अच्छी बात है, अगर आपने चीटिंग करने का प्रयास भी किया किसी ने तो वो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। लेकिन जब मेरी लिस्ट आई, यानी जो टाइम लिमिट थी उसके अंदर जो अलका है ये फर्स्ट थे। बाद में जब लिस्ट आई तब हितेश का नंबर आया, हितेश अलका मैडम से आगे निकल गए। बाकी जब जो टाइम लिमिट थी 2-3 घंटों की, जो उस दौरान जो लिस्ट बनी थी उसमें अलका भारती मैडम ही फर्स्ट थे। उस वक्त उनके नंबर 289.36 हैं और परसेंटेज 96 पॉइंट, ये बता रहे हैं सेकंड रैंक, जबकि उस वक्त उनकी फर्स्ट रैंक थी। ये लिस्ट बाद की है, तो बाद में हितेश ने उनको कवर कर लिया। अच्छी बात है हितेश, आप भी, आपका भी स्कोर अच्छा है। लेकिन उस वक्त अलका भारती मैडम देखिए 289, अरुणा 260, कन्हैया 257, शंकर, आप नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है। 400 पेपर के बीच में मैं आपको फाइनल पेपर की गणित बता सकता हूं, ध्यान से सुनना। आप देखिए जो फर्स्ट ये दो जने हैं, ये दो जन, उसके बाद देखिए 90 से सीधे आ रहे हैं 30 नंबर का अंतर। यानी जो टॉप 10 या टॉप 20 होते हैं ना, उनके हाईएस्ट नंबर देखकर अक्सर हम सोचते हैं कट ऑफ हाईएस्ट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका काम है ढंग से। उसके बाद देखिए फिर ये देखिए, ये गणित देखिए, ये गणित कितना है, एक हम छोटे छोटे आंकड़े लिखें, यहां पे देखो 55, 54, 54, 52, ये एकदम नजदीक आने लगता है, समझ रहे हो आप बात। और फिर धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कभी टॉपर्स को देख के घबराए नहीं और कभी एकदम डाउन को सोचकर ज्यादा, और मतलब और स्मार्ट भी ना बने। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ये, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। आप देख सकते हैं जैसा कि एक चीज आप और देखेंगे, पेपर ये लगभग जो पेपर था वो 400 प्लस ने तो टाइम लिमिट के अंदर अंदर दे दिया था, और 400 प्लस के बाद लगभग 1000 के करीब शायद पहुंच गए थे मेरे हिसाब से, 1000 स्टूडेंट। लेकिन आप नोटिस कीजिए एक चीज और, देखिए 248, अब टॉप 10 के नाम ले लेता हूं पहले मैं। देखिए हितेश, अलका भारती, अरुणा, कन्हैया, शंकर वैष्णव, सुमित्रा देवी, 60-55 नाम से यहां कौन है मैं नहीं जानता, पूजा बिश्नोई, अनीता, पूनम नैन और गणेश पन्नू। ये गणेश पन्नू मैं आपको बता दूं, ये 11th में मेरे साथ पढ़े हुए हैं, मेरे मित्र ही हैं, और वर्तमान में पिछले 1 साल से मेरे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जुड़े हुए हैं गणेश पन्नू। और इस बार अच्छा स्कोर है, उम्मीद करता हूं मैं मित्र, आज मैं मित्र कहकर संबोधित करता हूं कि आपका सिलेक्शन इस बार सुनिश्चित है, गणेश पन्नू, है ना। और मंजू शर्मा मैडम भी शायद मेरे ख्याल से ऑफलाइन स्टूडेंट है, फिर भी मेरे ध्यान में नहीं है, तो ठीक है। लक्ष्मण दान चारण, पूजा सिंह और श्री पारिक, ये वीर जारा भी देखो पिक्चर, अपने तो वीर जारा भी बताओ, है ना, ये भी पिक्चर देने आ रहे हैं। मोती सिंह बीका, हाँ मोती सिंह बीका, ये 2018 टेस्ट सीरीज में ऑफलाइन जुड़े हुए थे मोती सिंह जी।
और जतीन, भरत सिंह, प्रवीण। चलिए, इस तरीके से कुछ नाम हैं। प्रवीण मैडम शायद व्यास कॉलोनी वाले हैं अपने। मुकुल बिश्नोई, मोहम्मद रजा, लक्ष्मी, प्रभात दान, जोधा, मंजू बिश्नोई। मंजू बिश्नोई का भी फर्स्ट ग्रेड पेपर अच्छा है और ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। और राकेश जंग, मोनिका सिंह। मोनिका सिंह कौन से हैं? देखो एक नाम के बहुत हैं थोड़ा सा। गीता कामरा मैडम भी ऑफलाइन हैं। श्वेता राठौड़ मैडम भी शायद ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। तो अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है आप सभी का। आप सभी का। पूजा यादव, ठीक है, अच्छा आगे आगे काफी, ठीक है। और दधीच, पूर्णिमा, जेपी। चलिए खैर, बहुत से नाम है। फुरखदान जी, आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझे गलत बताए थे। आपने कहा था सर आपके बहुत से क्वेश्चंस गलत हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, लगभग जो 2 या 3 प्रश्नों में जो दिक्कत थी, एक वो वचन संबंधी वाला प्रश्न था, एक 1843 था, वो भी मैं पेपर स्टार्ट करवाऊंगा। वो मैंने सुधार कर फिर रिजल्ट तैयार किया है। देखिए यहां पर एक नाम और है मैडम का, पूजा तिवारी मैडम, ये भी ऑफलाइन स्टूडेंट ही हैं। लक्ष्मी शेखावत वगैरह। खैर जैसे जैसे नीचे जाएंगे कुछ नाम आते रहेंगे, लेकिन स्कोर थोड़ा सा कम है मैडम, मैं आपको बता दूं। 210 नहीं, ये जो है ना, ये सफिशियंट है। ये जो स्कोर कर रहे हैं, देखो यहां पर मैं लास्ट आपको बता दूं, ये जो है कहां तक, 230 कम से कम। ये जो इस पेपर में 230 को क्रॉस कर रहे हैं ना, वो सफिशियंट स्टूडेंट है। उससे नीचे जो जा रहे हैं, मुकुल बिश्नोई, मोहम्मद रजा, थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, मेरा मानना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लास टेस्ट पसंद आया होगा। अब आगे सुनिए। अब जो 11वां टेस्ट है, 11वां जो टेस्ट है वो भी होगा। फिर से बता रहा हूं, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उस पर 11 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर दें। अभी तक मैं 2 जीके के पेपर भी और करवाऊंगा, और जीके का पेपर मैं कल ही करवाने वाला हूं। कब करवाने वाला हूं? कल ही करवाने वाला हूं। उस पेपर को भी आप दे दीजिएगा, आपका मूल्यांकन होगा। तो 11वां पेपर होगा। इस बार कोशिश करें फिक्स टाइम, इस बार टाइम रखेंगे शाम को 5 से 7। इस बार 2 ही घंटे, और 2 ही घंटे के आधार पर मेरिट बनाएंगे, पूरा वेट नहीं करेंगे, क्यों कईयों के स्कूल वगैरह देंगे। खास बात बताता हूं, इस बार दिक्कत एक ये भी अच्छी चीज है कि 5 से 7 के बीच में, चाहे संडे को कराऊं चाहे मंडे को टेस्ट कराऊंगा, उसी तरह से रैंक बनेगी। कोशिश करें 1000 प्लस स्टूडेंट दे, बहुत बढ़िया तरीका है। और ये 11वां पेपर मेरी मेहनत का सबसे बेस्ट पेपर होगा। आप खुद देखेंगे कि वास्तव में सर आपने आज पेपर जो है ना, न तो हम ये कह सकते हैं सर सरल है, न ये कह सकते हैं कठिन है, न ये कह सकते हैं कि पेपर में सर इसके क्वेश्चन ज्यादा है इसके कम है, बल्कि बहुत ही नपा तुला पेपर है। और आप में से एक भी स्टूडेंट मेरे पेपर की बुराई नहीं कर पाएगा, और एक भी स्टूडेंट ये नहीं कह पाएगा सर इसमें ये 5वां क्वेश्चन गलत है, 7वां क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन जांच कर, इसमें भी गलती नहीं थी, इसमें टाइप, इसमें जो गलती आई ना 2-3, वो टाइप की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। ठीक है, मैंने पूरे पेपर को अच्छे से तैयार किया था। तो उम्मीद करता हूं 11वां पेपर 1000 प्लस स्टूडेंट को देना। अभी तक भी अगर हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पे आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे आज और कल में संपर्क कर ले, है ना। और संपर्क करने के नंबर जो है 70 23 92 97 87, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके और संपर्क कर ले। और मैं सबके रिप्लाई कर रहा हूं अभी एट प्रेजेंट, पहले के नहीं किए वो अलग बात है। संपर्क कर ले। टेस्ट देना है, मैं फिर कह रहा हूं, और अटेम्प्ट एक ही मिलेगा। जैसे ही पेपर आपने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद फिर आप उस पेपर को सबमिट अगर कर देते हो तो फिर आप दोबारा नहीं दे पाओगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो अब हम चलते हैं आज के पेपर की ओर। ठीक है, हाँ जी, अब देखिए आज के पेपर की ओर चलते हैं हम। खुल जा बेटा, हाँ चलिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप एक बार सभी साथी जो हैं जबरदस्त शेयरिंग कर दें, लाइक करें वीडियो को, और एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों। पूरे पेपर का हल करवा रहा हूं मैं बढ़िया तरीके से। हाँ जी, तो शेयर कर दीजिए फटाफट, फिर हम पेपर हल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है, और फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है कि वो एक ही 1.5 महीने तक कोर्स देख नहीं पाए। उनके किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है, अभी तक भी मुझसे संपर्क कर ले हुए। मेरे से जो बनता है मैं इन 4-5 दिनों में आपको वो सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और मैंने खुद ने आगे से आगे प्लान कर रखा है कि मुझे कब कौन सी क्लास देनी है, बस 2 दिन पहले मुझे लास्ट कंप्लीट करना है। तो इसलिए कोई दिक्कत आए मुझे तुरंत आप सूचित करें, आपको मतलब निराश नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। और आपका जो स्कोर है, देखिए कंप्यूटर से कॉपी चेक हुई है, आपने जो आंसर सबमिट किया उसका राइट आंसर मिला है, और आंसर जो 2-3 गलत थे मैंने चेंज करके फिर रिजल्ट तैयार किया, ये भी आपको बता देता हूं। ठीक है, तो हम मां सरस्वती का नाम लेकर वंदे वाणी विनायक और पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले
किस शहर के आसपास के किस शहर का आसपास का क्षेत्र कन्नौजी प्रदेश कहलाता है? पहला प्रश्न है, किस शहर के आसपास का क्षेत्र कन्नौजी कहलाता है? तो आपने इसका उत्तर क्या दिया था? कानपुर। कन्नौज क्षेत्र जो है वो किस शहर के आसपास का क्षेत्र कन्नौज प्रदेश कहलाता है? कानपुर। और यहीं मतलब ये क्यों है कन्नौजी बोली कहाँ बोल जाती है, इसलिए ये प्रश्न दिया हुआ है। आपको लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। बघेली भाषा जो है ना, बाघ बाघ दहाड़ता है, बघेली भाषा का प्रसार क्षेत्र क्या है? रीवा, सतना, मेहर, नागौद, जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको जरूर पता लगेगा कि 7 बाघ थे। कितने बाघ थे? 7 बाघ थे, है ना। और नागौद से जो इस तरह से मतलब ट्रिक सेट कर रखी है, जिन्होंने मेरे को हिंदी साहित्य क्या कहते हैं उसे, राजभाषा वाले और बोली वाले नोट्स ले रखे हैं, उनको मैंने ट्रिक से बता रखा है कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाएगी, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगी। राइट आंसर होगा रीवा, सतना, मेहर, नागौद, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, इस वाक्य में निरंद का क्या अर्थ है? जाका गुरु भी अंधला और चेला खरा निरंद, यानी निरंद का मतलब एकदम अंधा या मूर्ख, एकदम अंधा या मूर्ख। देखिए आप में से बहुत से स्टूडेंट ने पेपर कर लिया है तो मैं इसको स्पीड से बताऊंगा थोड़ा। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुम मिलन को मन नहीं विश्राम, उपयुक्त पद किस अंग से लिया गया है? ये भी बहुत जरूरी है। ये प्रश्न क्यों दिया है? ताकि आपको पढ़ तो लिया आपने कबीर, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए कि आपको ये कौन सी मतलब जैसे सूरदास है, राग जिजोटी है, ठीक है, मीरा की रागें हैं, ठीक है, या फिर इसमें से किस अंग से लिया गया है, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, तो जब ये एक तरह विरह की बात हो रही है तो इसका मतलब ये कहां से लिया गया है? विरह को अंग से। आगे देखिए, सब रंग तंत रबाब तन विरह बजावे नित, उपयुक्त पद में रबाब का क्या अर्थ है? रोब, प्रेम, एक तारे के समान वाद्य यंत्र, या फिर क्या है? जल्दी से बताओ। देखिए तो यहाँ पे रबाब जो है वो एक तारे के समान वाद्य यंत्र है। क्या है? एक तारे के समान वाद्य यंत्र। जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो देखें, पेपर का स्तर देखें, और 11वें पेपर से पहले पूरा प्री प्लान हो जाए कि 11वां पेपर तो मुझे किसी भी कंडीशन पर देना है और सर के टॉप 10 में आना है, मैं यहाँ पे अपना नाम देखना चाहती हूँ। ये मोटिवेशन होता है साहब, आपको नहीं पता इस चीज का क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए मैं अपनी बात बता दूं, कुछ ठीक है, मैं बार बार जब अपने बारे में थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज कहने लगता हूं तो मुझे एक ही चीज मुझे खलती है, और वो ये है कि अभी एट प्रेजेंट बीकानेर में जो भी मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह में सहयोग दिया, मैनेजमेंट की कमी के कारण थोड़ा सा मैं पिछड़ गया था। और सहयोग प्रवृत्ति तो मैंने देख लिया कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधों पर जनाजे उठा करते हैं। अब जो कुछ भी करना है अकेले ही करना है, देखा जाएगा जो हो जाएगा। और अकेले किया हूं, देख लीजिए 15 दिन हो गए, मैंने आपको एकदम एक भी दिन निराश नहीं किया है ना। हम जब दूसरों पर आश्रित रहते हैं ना तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अरे यार ये काम तो वो कर लेगा, नहीं यार, जब पता है कि सारा काम मुझे ही करना है तो फिर मुझे ही करना है, दैट्स इट। तो वो चीज है। तो आप देखें कि पेपर का स्तर क्या है, और अगले पेपर के लिए पहले से तैयार रहें। वो 5 से 7 बजे होगा, और या तो वो सोमवार को लेने का चांस है मेरा। कब लूंगा? मंडे को शाम 5 से 7 पेपर दोगे दोगे और दोगे, दैट्स इट, क्लियर बात है। तुलसीदास के अनुसार मणि माणिक्य और मोती कहाँ छवि पाते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। देखें मणि माणिक्य और मोती कहां छवि पाते हैं? तो मणि माणिक्य और मोती जो होते हैं वो पर्वतों पर, सर्प के मक्त पर नहीं, बल्कि राजमुकुट अथवा नवयुवती के शरीर पर जो है वो शोभा पाते हैं। कलयुग में राम के नाम को किसके समान बताया गया है? इस प्रश्न को कुछ लोग उपयुक्त छवि बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग के वृक्ष को जो है हाँ, कल्प वृक्ष के समान बताया गया है। किसके समान बताया गया है? कल्प वृक्ष के समान बताया गया है। अब इसमें मेरे कोई डाउट नहीं है, आपके अगर डाउट है, क्योंकि ये प्रश्न आपको बताया बालकांड का, तो आप डाउट भेजा था किसी ने, तो डाउट नहीं है, मुझे नहीं लगता। रे नृप, इसमें भी डाउट भेजा था। रे नृप बालक काल वस बोलत तो ही न संभार, और धनु ही सम त्रिपुराधिनो विदित सकल संसार। सारा संसार जानता है कि ये जो धनुष है ये त्रिपुराधिनो, मतलब ये जो बाल धनुष है, मतलब शिव धनुष जो है वो आम छोटे मोटे धनुषों के समान नहीं है। हे राजपुत्र, मृत्यु के वश में होने के कारण तुझे बोलने की बिल्कुल भी समझ नहीं है। तुलसीदास जी का दोहा है। अब इसमें आप ये क्यों सोच रहे हो? आप देखिए पीछे यहाँ क्या हो रही है, तुकबंदी मिल रही है, तुकबंदी मिल रही है। पहली बात, आप इसे काउंट करोगे तो 13-11 आ रही है, तो इसमें दोहा छंद है, इसमें डाउट भेज रहे हो तो आप गलत ही भेज रहे हो। मैं इस तरह से चेक भी नहीं करूंगा ना, मेरे पास इतना समय है। फिर भी मैं देखता इसलिए हूं कि नहीं यार मेरे से गलती ना हो जाए। हो रही है 2-3 गलती, और मुझे पता है आप लोग पीछे संभालने वाले बैठे हो ना, तो मुझे दिक्कत नहीं है। कमेंट आ रहे हैं कि सर इसमें आपने अर्जित संपत्ति बता दिया। हाँ बिल्कुल, मेरे दिमाग में उस पैतृक संपत्ति चल रहा था और मैंने गलती से अर्जित संपत्ति बता दिया तो बता दिया,
वापस सही कर दूंगा। और उसके जो गलती होती है ना, मैं अगले 3-4 वीडियो में चर्चा करता हूं, ताकि आप में से कभी भी कोई देख रहा है ना तो उसको पता लग जाए कि हाँ सर ने ये उस वक्त बताई थी। बस ये फायदा रेगुलर वालों को मिलेगा। लखन उत्तर आहुति सरिस में अलंकार कौन सा है? लखन उत्तर आहुति सरिस में अलंकार कौन सा है? सरिस, सा से सी समान सरिस, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या है देखो। मंत्री इक बन बसन हमारो ताही मिले सो छुपाइयो। और प्रस्तुत पद में मंत्री किसे कहा गया है? बस प्रश्न यही है कि मंत्री किसे कहा गया है। बताओ देखें, मंत्री किसे कहा गया? मंत्री कहा गया, आपको पता है, राधा को। किसको कहा गया मंत्री? मंत्री कहा गया है राधा को। क्लियर है? आगे देखिए, मन क्रम वचन मैं तुम्हें पठावत, पठावत मैं तुम्हें पठावत ब्रज के तुरंत पलानो। उपयुक्त शब्द में पठावत का क्या अर्थ है? भाई मैं मन क्रम और वचन से तुम्हें वहां भेजना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? भेजना चाहता हूं। राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, तारने वाले की ख्याति को किसने त्याग दिया? अब इसमें भी डाउट भेजा गया था मुझे। अब आप पता है कि इसमें जो बिहारी हैं वो मतलब उस दोहे में यही बोलते हैं कि भाई तो जो तुम्हें आज तक तारक कहा जाता है, जेते तुम तारे थे नब में ना तारे, तो जो तुम्हें तारक कहता है, तुम मेरी सुधि भूल गए हो, मेरी अर्जी पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लगता है तुमने वो बिरुद जो था ना, विरुद्ध जो तुम्हें बिरुद मिला हुआ था वो त्याग दिया। किसको ये उपालंब दे रहा है? ये ईश्वर को दे रहा है, ईश्वर ने, है ना। आगे चलते हैं, देखिए, कवि ने अपनी सत्सई को निर्विघ्न समाप्त होने की कामना सर्वप्रथम किससे की है? ये जो प्रश्न था इसमें मैंने पहले गलत आंसर लगाया हुआ था, डाउट है ना, बाद में मैंने सही कर दिया। इसका राइट आंसर गणेश होगा। पहले सरस्वती लगाया हुआ था तो मैंने सही कर दिया था इसको। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी देशु प्राण अंकोर। उपयुक्त पद में अंकोर शब्द का क्या अर्थ है? अंकोर, मैं अपने प्राणों को क्या कर दूंगी? न्योछावर कर दूंगी। क्या कर दूंगी? न्योछावर कर दूंगी। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं, युधिष्ठिर क्यों रो रहा है? ये भी अच्छा प्रश्न है, ये 2-3 बार आ गया है। युधिष्ठिर क्यों रो रहा है? क्योंकि महाभारत के युद्ध में भीषण विनाश पर युधिष्ठिर जो है अंत में पछता रहा है। फिर पछताए से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। खुले केशों वाली द्रौपदी को क्या कहा गया है? इसमें भी क्या आपने डाउट भेजा था? एक ही कैंडिडेट ने भेजा है डाउट। ये ज्यादातर मतलब 15-20 क्वेश्चन में डाउट भेज दिए, वो डाउट इतने नहीं थे भाई मेरे। ठीक है, प्रतिशोध की ज्वाला, प्रतिशोध की आग, प्रतिशोध की मूर्ति, या प्रतिशोध से जलती हुई अग्निशिखा। तो राइट आंसर ये होगा। आपको ये सारे लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ऑप्शंस को समझ नहीं रहे हो। वो सिमिलर ऑप्शन तो देगा ही, आपको कंफ्यूज करेगा ही। अगर सीधा सीधा आपको कंफ्यूज नहीं किया तो आप तो मेरिट में आ जाओगे ना। उसे मेरिट में नहीं लाना आपको, उसका सिलेक्शन आपको 500 रैंक में करवाना है। समझ रहे हो बात? आप आपको रैंक में नहीं लाना है, लेकिन आप जिद पे अड़े रहिए कि मैं तो रैंक में ही आऊंगा। श्रद्धा सरक के अनुसार किसका मुखमंडल सूर्य के समान है? मतलब यहां पे इसमें किसका मुखमंडल सूर्य के समान तुलना की गई है? तो आप जानते हैं श्रद्धा सरक में किसकी मुखमंडल को सूर्य बताया गया है? श्रद्धा के मुखमंडल को। आगे चलते हैं, देखिए, कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान हमें कितने रूपों में दिखाई देता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताओ। देखिए, कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान हमें कितने रूपों में दिखाई देता है? 3 रूपों में दिखाई देता है। अब ये यहां पर मैं आपको एक मतलब होमवर्क देता हूं। कौन से 3 रूप हैं? चलो बताओ, देखें टेलीग्राम में किस किस को ये याद है, कौन कौन से 3 रूप हैं? नहीं याद है ना तो इसको वापस जाके देखो, है ना, इसको वापस जाके देखो। सर आप ही बता दो, क्यों बता दें? ये मैंने जब प्रश्न तैयार देखा तब मेरे दिमाग में ये आया था और मैंने देखे तब मैंने कहा ये पता है कि नहीं। चलो कमेंट बॉक्स में करो, कमेंट करो, देखते हैं किस किस को पता है। आगे चलते हैं, आखेट खेलने कौन आया हुआ था? आखेट खेलने के लिए कौन आया हुआ था? तो आप जानते हैं आखेट खेलने के लिए नंद आया हुआ था। कौन आया हुआ था? नंद। अपनी ही थकान से मरने की बात किसके लिए कही गई है? मृग, राजहंस, शेर, या फिर कोई नहीं? बताओ। देखें, अपनी ही थकान से मरने की बात किसके लिए कही गई है? मृग के लिए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं आरपीएससी में, मानो चाहे मत मानो, पेपर बहुत स्तरीय है। तारीफ मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम ये तो आपके मन में तसल्ली होनी चाहिए कि आप सही जगह पर हो और पिछले जो 10-12 दिन से हम मेहनत कर रहे हैं वो एकदम सही दिशा में कर रहे हैं। अधिक क्रूरता और दयाहीनता अत्यंत कठोर का परिणाम का आधार बनती है। ये कथन किसका है? ये बहुत अच्छा है। ये कथन जो है वो किसका है? बताओ। देखें, अजय सिंह का है, अनंत सिंह का है, लक्ष्मण सिंह का है, या किसका है? सही चल रही है क्लास? ठीक है, तो बताओ। देखें, ये कथन किसका है? अजय सिंह का है। किसका है? अजय सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपन्यास खून का टीका में गुप्त रूप से द्वारकापुरी जाने की इच्छा किसने प्रकट की थी? बताओ। देखें, राणा हमीर ने, रतन सिंह ने, अजय सिंह ने, अलाखा ने। बताओ, खून का टीका में गुप्त रूप से द्वारकापुरी जाने की सूचना इच्छा प्रकट की थी राणा हमीर ने। आपने सबने ये आंसर सही दिए हैं। जो छाया सबसे निकट थी वह थी तुम, कथन किस कृति से उद्धृत है? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो छाया सबसे निकट थी वह छाया तो तुम थी। ये पढ़ते दिमाग में आ गया कि ये पंक्ति किसकी है? लहरों के राजहंस की है।
लहरों के राजवंश की। बोधा सिंह जो था वो किसका पुत्र था? हजारा सिंह, वजीरा सिंह, उद्यमी सिंह किसका पुत्र था? बोधा सिंह किसका पुत्र था? बोधा सिंह था हजारा सिंह का पुत्र। किसका पुत्र था? हजारा सिंह का पुत्र था। आगे देखिए, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ऐसा कौन कहता है? फिरंगी मैम, सूबेदार ने, लेफ्टिनेंट की पत्नी, कोई नहीं। तुम राजा हो, तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो, फिरंगी मैम। मेरे तो ये चीजें आपको, जहां आप जानते ही हो, इतना सारा अभी थोड़ी पढ़ सकते हैं, आप तो तैयारी कर रहे हो तब पढ़ रहे हैं। 2016 की पढ़ी हुई चीजें हैं, लेकिन 70% में मानता हूं मुझे अभी भी याद है, और आपको पढ़ाते समय वो 70% और मजबूत हो गया है ना। आगे चलते हैं। किनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ साफ कानों में सुनाई दे रही थी? आपको ये कोटेशन, ये लाइन आते ही दिमाग में आ गया होगा कि ये पूस की रात की कहानी है, और नील गायों के दौड़ने की और कूदने की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो सर्दी के कारण उड़ता नहीं है। राजा के अनुसार किसके साथ बैठने से उसे दूर की सूझती है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। किसके साथ बैठने से उसे दूर की सूझती है? बताओ, देखें तो सूझती है नवरत्नों के साथ बैठने से। किसके साथ? नवरत्नों के साथ बैठने से। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवरत्नों के साथ। क्लास स्टार्ट है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, 21 ठीक है, ओके, क्लास चल रही है सही। नवरत्नों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, आगे चलते हैं। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। राजा यहां पर किसके पुरखों की बात कर रहा था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं। अब किसके पुरखे? शत्रु, महात्मा, अंधेरे या उजाले के? तो आप जानते हैं अंधेरे के पुरखे भी। यहां पे अंधेरे के लिए ये कोटेशन आया, किसके लिए? अंधेरे के लिए। पटाक्षेप नहीं होगा। ये किस विधा की रचना है? अब है तो क्या, सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन हमें, मैंने हर तरह का मतलब प्रश्न दिया है। मैंने कठिन स्तर का भी दिया, मैंने औसत भी दिया है, और मैंने इतने इजी प्रश्न भी दिए हैं, फिर भी ये गलत हो रहे हैं। और मेरे पास रिकॉर्ड रहता है, आपको पता है ऑनलाइन में सब रिकॉर्ड रहता है कि कौन सा बच्चा कौन सा प्रश्न गलत कर रहा है। तो ये मुझे आश्चर्य होता है कि इस प्रश्न को मैंने देखा लगभग 13 जनों ने गलत किया है। क्या ये गलती माने 13 जनों ने ये प्रश्न गलत कर दिया? तो आप खुद सोचिए, आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। ऐसे मैंने उसमें वो पीडीएफ में बताया नहीं, नीचे कम से कम 15-20 तो ऐसे हैं जिन्होंने सबमिट एक एक दो दो क्वेश्चन करके कर दिया। मैंने आपको कहा था ये टेस्ट एक ही बार खुलेगा, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर टेस्ट एक बार खुलेगा। मैंने वीडियो बना रखा है, उसको ढंग से देखें आगे भी आप। निम्न में से, ये लीजिए साहित्य आ चुका है, निम्न में से कौन सा सुमेलित असुमेलित है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? असुमेलित। वहां पेपर में दबाव इतना होता है कि जलालाबाद भी मोमिनाबाद दिखाई देता है दोस्तों, तो जरा ध्यान रखें कि असुमेलित भी सुमेलित दिखाई देगा, है ना। और देखो एक बात होती है, आपको ये पेपर होता है ना, ये टफ नहीं होता है साहब, इसे टफ हम बनाते हैं। मैं बताऊं, एक बार मेरा छोटा सा एक बार एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरे पास साइकिल थी, तो मैं रोड क्रॉस कर रहा था। तो उस वक्त यार रोड के एकदम बीच में डिवाइडर के पास मैं खड़ा था, और मुझे उस साइड जाना ही था। तो मुझे पीछे से एक जीप निकलती दिखाई दी। जैसे ही वो जीप निकली, और मुझे एक ही जीप दिखाई दी उस रोड पे, और निकली, और मैंने साइकिल को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही साइकिल को आगे बढ़ाया, पीछे से दूसरी जीप ने आकर मुझे टक्कर मारी और उछाल दिया। अब दोस्तों, मैं उसके बाद उठा और मैंने क्या सोचा पता है? मैंने कहा मुझे वो दूसरी जीप दिखाई नहीं दी, मुझे वो दूसरी जीप जब विनाश काल ऊपर होता है तो हमें सुम्मिलित को असुम्मिलित देखते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब हम धैर्य से विचार किए बिना, मैंने एक देख के दोबारा देखने की जरूरत नहीं समझी। मैंने कहा ये देख लिया, एक ही तो जीप है, दूसरी है ही नहीं, मैंने तो एक ही देखी। ये गलत तरीका है। आपको अगर लग जाए तो सरल प्रश्न है और टॉपिक तो मनावे, उस टॉपिक पे विचार विशेष कर लेना। क्यों? क्योंकि जो कठिन प्रश्न है ना, आपको लगता है यार ये प्रश्न बहुत गजब, उस पर तो आप वैसे ही ध्यान दोगे, वो तो आपका ध्यान वैसे ही खींच रहा है। सरल प्रश्न पर ध्यान से देना, क्योंकि पूरे 150 में से आप खुद देख रहे हो, मैं रोजाना पेपर में बढ़िया ढंग से करवाता हूं, फिर भी 2-3 प्रश्न में डाउट हो ही जाता है ना। तो 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें आपको आते हैं और फिर गलत हो जाते हैं। आपको उन 3-4 को सही करना है। जब आप 4 प्रश्न को सही करते हो तो 8 तो वो आते हैं, प्लस आपके 2.30 से 1 नंबर और जुड़ते हैं, यानी आप 10.30, यानी आपके अगर मान लो 376 बन रहे हैं तो वहीं 386 बनेंगे। समझ रहे हो बात आप? समझ रहे हो ना कितना अंतर होता है 3 से 4 क्वेश्चन का? आप कट ऑफ में आ जाते हो साहब। धैर्य से पेपर हल करना। मैं चाहता हूं आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये कहें कि सर्वाधिक सिलेक्शन सर इस बार हिंदी में आपके चैनल के द्वारा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उसी लिए मेहनत कर रहा हूं। चलिए, गार्सा द तौसी इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, ये तो सही बात लग रही है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ग्रेयरसन, रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचना इतिहास, और रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य एक भूमिका। आपने देख लिया होगा, ये भूमिका तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से आदिकाल के नामकरण के संबंध में सुमेलित नहीं है। संधिकाल रामकुमार ने कहा था क्या, वीरकाल विश्वनाथ ने कहा था क्या, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु और बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कौन सा गलत है? तो आप जानते हैं कि प्रारंभिक काल नहीं कहा था, वो तो कहा था गणपति चंद्रगुप्त ने। किसने कहा था? गणपति। मिश्र बंधुओं ने तो क्या कहा था? आरंभिक काल कहा था। क्या कहा था? आरंभिक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें से कुछ मुझे कमेंट करते हैं, सर आप मुझे बताओ किस किताब में लिखा हुआ है। भाई माने तो मान, न माने तो मत मान। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा कौन सी है? आप जानते हैं जब अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी होगी तो वो डिंगल ही होगी, और अगर अगर वो ब्रिज हो जाए तो वो पिंगल हो जाएगी। एक बात और, अक्सर आपसे पूछा जाता है, मैंने एक दिन लाइव क्लास में पूछा था, पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? मैंने लाइव क्लास में पूछा था, आपको बता दूं 70% उत्तर आया था पिंगल। क्या आया था? पिंगल। लेकिन आपको बता दूं इस सॉरी 70% नहीं, मात्र 30%, और 70% उत्तर क्या आया था? डिंगल आया था। क्या आया था? डिंगल। मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। अगर पृथ्वीराज रासो की भाषा पूछ ले तो आप पिंगल ही करना, डिंगल मत करना, मत करना, मत करना, क्योंकि किताबों में पास अपने पास ऑथेंटिक प्रमाण पिंगल के हैं, न कि डिंगल के हैं। कौन सी भाषा होगी? पिंगल। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आगे चलते हैं। निम्न में से रचनाकार की दृष्टि से कौन सा सुमेलित है? परमाल रासो, सारंगधर, हमीर रासो, जगनिक, विजयपाल रासो, नल सिंह, बुद्धि रासो, दलपति। अब बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, तो आप बताओ। देखिए, परमाल रासो किसका है? परमाल रासो किसका? जगनिक का नहीं है क्या? परमाल रासो जगनिक का। और हमीर रासो किसका है? सारंगधर का है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह का है क्या? सर लग तो रहा है। बुद्धि दलपत विजय, दलपत विजय का कौन सा है? खुमान रासो है। कौन सा है दलपत विजय का? खुमान रासो। लेकिन ये तो एकदम सही लग रहा है, और ये पूछ क्या रहा है? ये सुमेलित ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले, सिंपल सी बात है, अप्रमाणिक मान रहा है रामचंद्र, हजारी प्रसाद, कर्नल टॉड और मिश्र बंधु। तो आपको पता है अप्रमाणिक तो रामचंद्र शुक्ल ने माना। ये तो फिर क्वेश्चन आ गया, एक दिन पहले भी आया था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू, अभ्रंश की रामायण कथा पौमचर्यु, अभ्रंश के भवभूति, पुष्पदंत, उपयुक्त सभी। तो 35 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ देखें इसमें राइट आंसर क्या होगा? बताओ। उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। वाल्मीकि स्वयंभू, रामायण कथा पौंचर्यु, अभ्रंश का भवभूति, पुष्पदंत। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भक्ति को ईसाइयत की देन मानने वाले, भक्ति को ईसाइयत की देन कौन मानता है? तो भक्ति को ईसाइयत की देन मानने वाले हैं वो हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन मानते हैं? भक्ति को ईसाइयत की देन मानने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बहुत ही बढ़िया पेपर बनाया हुआ ये 10वां। 11वां पेपर इससे भी जबरदस्त बनाया जाएगा। रागा नुगा भक्ति का संबंध माना गया है राम भक्ति काव्य कवियों से, कृष्ण भक्ति कवियों से, संत काव्य, सूफी काव्य, किससे माना गया? जल्दी से आंसर दीजिए। आपके समय को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत स्पीड से चलूंगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं। देखिए, जपू जी, असादीवार, रहीराज, सोहिला, ये किसके हैं? जपू जी, असादीवार, रहीराज, सोहिला, ये जो ग्रंथ हैं वो गुरु नानक के हैं। किसके हैं? गुरु नानक के हैं। किसके हैं दोस्तों? गुरु नानक के हैं। ऐसे प्रश्न गलत मत कर देना, ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी गलत मत कर देना। अगला है चांदायन, मधुमालती, मृगावती, रूपमंजरी। कितनी बार मैंने 4-5 बार आपको सूफी काव्य का प्रश्न है मिलान वाला लाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये आएगा और आप भूल नहीं जाओ। देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें मंजन, जो दिन में 4-5 बार मधुमालती मंजन करती थी, तो ये 1545 की रचना है। 4-5 बार मंजन करती थी मधुमालती, है ना। उसके बाद कुतुबन मृगावती, कुतुबन मृगावती। उसके बाद में है रूपमंजरी, रूपमंजरी जो है वो नंददास की है। चांदायन जो है मुल्ला दाऊद की है, मुल्ला दाऊद की है। 13-7-9, मुल्ला दाऊद ने कहा मेरे साथ चल चांदायन, तो चांदायन ने कहा तेरे साथ नो, तेरे साथ नहीं चलूंगी, तेरे साथ नो, है ना, तेरे साथ नहीं चलूंगी। तो ये है 1379 की। तो अब इसमें देखिए, ए में 4, ए में 4, ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अष्टछाप के निम्न कवियों में से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं? ये भी बहुत आपको पता है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, नहीं है पूछ लिया। तो ये कुम्मन तो है, परमानंद है, कृष्णदास है, नंददास नहीं है, वो गोछीचन में है। गोछीचन, गोछीचन, ये चार जो हैं किसके हैं? विठलनाथ के हैं, ठीक है, और ये वल्लभाचार्य जी के हैं। क्लियर बात है? इसमें एक सूरदास जी दिया हुआ नहीं, चौथा वो सूरदास जी है। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, और तुलसी को जानने के लिए हमने एक दिन पहले भी बात की थी विनय पत्रिका,
विनय पत्रिका। हाँ, तुलसी के जीवन से जुड़े हुए सर्वाधिक जो प्रसंग है, वृतांत है, वो कवितावली में है। लेकिन तुलसी को जानने के लिए आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? विनय पत्रिका पढ़नी पड़ेगी। हाँ, मैं बढ़िया तरीके से करवा रहा हूं, आप तारीफ कर सकते हो अगर चाहो तो, है ना। चलो मजाक की बातें हैं, आपका ध्यान वापस खींचना था मुझे। रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले, कलाकाल रसाल, कलाकाल रसाल, कलाकाल रसाल, कलाकाल रसाल, डॉक्टर रमाशंकर रसाल, रमाशंकर रसाल जो हैं वो कलाकाल कहते हैं। आगे चलते हैं। नगेंद्र के अनुसार रीति काव्य के उदय का प्रमुख कारण क्या है? आश्रयदाताओं की रुचि, आश्रयदाताओं की रुचि, जीवन की बाहरी अभिव्यक्ति से निराशा और संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव। बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ये बहुत ही बढ़िया। देखो आप देखिए, ये जो प्रभाव है ना, ये बताते हैं एआरसी, ठीक है, ये बताते हैं नगेंद्र, ये बताते हैं नगेंद्र। संस्कृत साहित्य का प्रभाव जो बताते हैं एचपीडी। तो तीनों अलग अलग बताते हैं। हमें ये पूछ रहा है कि नगेंद्र के अनुसार, तो नगेंद्र कहते हैं जीवन की बाहरी अभिव्यक्ति से निराशा हो गई थी, तो इसका राइट आंसर ये होगा। आगे चलते हैं। घनानंद आलम ठाकुर बोदा यदुजदेव, ये जो कवि हैं ये किस धारा के हैं? ऐसा एक प्रश्न जरूर आएगा। देखो जो रीति सिद्ध हैं उसमें ट्रिक मैंने बता रखी है पहले, आपने अगर रीतिकाल की क्लास देख रहे हो, केशव को कुल की चिंता थी, केशव को कुल की चिंता थी, तो इसमें इस तरह से मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसमें सब बताए थे मैंने। तो केशवदास है, कुलपति मिश्र है, चिंतामणि है ना, और भिखारी है, भूषण है, ये सारे रीति सिद्ध कवियों में है। रीतिबद्ध सॉरी रीतिबद्ध सिद्ध और मुक्त तीनों की अलग अलग बनाई हुई है। फिर आपका दो सर गलत बता दिया। रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि जो हैं घनानंद आलम ठाकुर बोधा द्विजदेव, ये सारे हैं, ठीक है। रीति सिद्ध तो एकमात्र बिहारी नहीं है क्या? ये तो सारे रीतिबद्ध कवि थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का समय माना जाता है। एक तो इस प्रश्न में दिक्कत थी, ये प्रश्न भी उस पहले हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जो है जब कल टेस्ट चल रहा था तो मेरे पास एक सर ये आपने 1943 मान रखा है, उसने क्या किया, ये टाइप ही नहीं किए थे। सबसे बड़ी बात है ये टाइप ही नहीं किए थे, तो इसलिए दिक्कत आ रही थी। लेकिन खैर उसका राइट आंसर होगा 1843। मैंने उसमें गलती से मैंने क्या टाइप वाले गलती से 1943 मान लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। बाद में मैंने सही कर दिया था इसे। वैताल पचीसी जो हैं वो किसकी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वैताल पचीसी जो 1710 की रचना है, रचनाकार देखो आपको बता दिया, वैताल पचीसी 1710 में लिखी गई, तो इसके रचनाकार जो हैं वो सूरती मिश्र माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सूरती मिश्र माने जाते हैं। आगे चलिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथा, हिंदी का प्रथम नाटक एक घूट, और हिंदी का प्रथम मंत्र उदय। तो आप जानते हैं ये गीति नाट्य है, ये प्रथम नाटक नहीं आता। प्रथम नाटक नहुष है। प्रथम नाटक है कौन सा? प्रथम नाटक है नहुष। तो एक घूंट गीति नाट्य है, तो ये गलत होगा। आगे चलते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप, जो हिंदी प्रदीप है वो बालकृष्ण भट्ट की है या नहीं? बस इतना ही बता दो तो भी काम चल जाएगा। हिंदी प्रदीप, आपके दिमाग में प्रदीप आते ही बालकृष्ण भट्ट आना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट, रेल का विकट खेल अधूरा लिखा था। प्रेमचंद द्वारा लिखित अधूरा उपन्यास कौन सा है? लीजिए अब, प्रेमचंद, सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, तो कौन सा इसमें अधूरा? मंगलसूत्र है कि नहीं है? बिल्कुल मंगलसूत्र अधूरा था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैंने आपको अब तक जो प्रश्न करवाए मैंने आपको बताया अनुदित नाटक कौन सा है, मौलिक नाटक कौन सा है। लेकिन दोस्तों आपको यह भी तो याद रखना पड़ेगा कि किस मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद करके भारतेंदु ने किस नाटक की रचना की थी, यानी कौन सा नाटक किसका अनुवाद है, तो आपको पता होना चाहिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस, भारत दुर्दशा। दुर्दशा नाटक लिखा कब गया था? 1880। दुर्दशा किसने की? बोला 80 ने नहीं की, 80 जनों ने की थी। 80 ने नहीं की, 80 जनों ने की थी, यमक अलंकार है। जयशंकर प्रसाद वृंदावन लाल वर्मा उग्र किस काल के उपन्यास माने जाते हैं? उग्र वृंदावन लाल वर्मा किस काल के उपन्यासकार माने जाते हैं? प्रेमचंद, ये ना आगे गलत आ गया। प्रेमचंद पूर्व के हैं, प्रेमचंद युगीन हैं, प्रेमचंदोत्तर हैं, या फिर प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास? नहीं, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद। आपको पता है जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युग के उपन्यासकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्न में से ग्वाल कवि की रचना कौन सी है? ग्वाल कवि की रचना, ये प्रश्न मैंने शायद वहां गलत बता दिया था। इस पर किसी ने डाउट किया था कि नहीं किया था? है ना? अच्छा, गलत कहां बता दिया, ये देखो। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था प्रश्न पढ़ने में गलती कर दोगे, है ना। ये पूछ रहा नहीं है, और इनमें से एक रचना है जो ग्वाल कवि की नहीं है। बिल्कुल सही है। आप जानते हैं ये किसकी रचना है? दूल्हे की है। किसकी रचना है ये? कवि कुलकंठावरण दूल्हे की है। बाकी तीनों की तीनों जो हैं वो ग्वाल कवि की है। आगे चलिए। जदपि सुदति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विरजई कविता बनिता मित। ये पंक्ति बहुत सिंपल पंक्ति है, लेकिन दोस्तों हम भूल भी जाते हैं। ये बात आप मान के चलो, हम मानव हैं और भूलना हमारी मूल प्रवृत्ति है।
ये मान के चलिए, है ना। मनोविज्ञान में मत जाना कि सर मनोविज्ञान में मैकडूगल ने तो बताई नहीं है, जो मूल प्रवृत्तियां बताई है उसमें। बाकी रियल ये है, हम भूल जाते हैं। और घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या बीसर जाए, रोटो जड़े अंगार में कहो चेला किणवाए। विद्या को फेरना पड़ता है साहब, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, बड़े से बड़ा विद्वान क्यों ना हो। और एक समय बाद होता है कि उसके जीवन में कुछ चीजें स्थायी हो जाती है, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कभी भी 100% स्थायी नहीं हुई है। बचपन में आपको आज पहाड़े आते हैं, लेकिन बचपन में आपको 35-35 तक भी पहाड़े याद करवाए थे। आपको मैं अभी कह दूं 34 का पहाड़ा बोलो, आप नहीं बोल पाएंगे। आपको मैं बोल दूं 15 का बोलो, आप तुरंत बोल देंगे। समझ रहे हो बात। बहुत सी चीजें 100% कभी भी स्थायी नहीं रहता है दिमाग के अंदर, आप भी मान के चलो। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? लोग ये भी भूल जाते हैं कई बार, सतसई तो कर देते हैं 700, जबकि उसमें 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। आगे चलते हैं। चीफ की दावत कहानी किसकी है? सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन आपके तो गलत हो सकता है ना। लेकिन आप गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं चीफ की दावत जो है भीष्म साहनी की है। किसकी है? भीष्म साहनी की है। आगे चलिए, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? देखो दोस्तों, एक बता दूं आपको, एक तो ये जो कहानी आंदोलन है, एक तो ये जो कहानी आंदोलन है, दूसरा एक जो वो कविता आंदोलन है ना, नई कविता, सहज कविता, ताजी कविता, ठीक है, अकविता, और किस काल में कौन सी पत्रिका, वो वहां से जरूर पढ़ लेना। एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। ये सचेतन कहानी जो है वो महीप महीप सिंह की है। निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती पत्रिका के संपादक की नहीं रहे? क्या पूछ रहा है? सरस्वती पत्रिका के संपादक में बाकी सारे रहे थे, लेकिन ये नहीं रहे। कौन है? देखो, ये तो रहे थे, चिंतामणि घोष रहे थे, देवीदत्त शुक्ल अभी मतलब अभी तो नहीं, मतलब पीछे थे। शांति प्रिय द्विवेदी का नाम कभी सरस्वती पत्रिका के साथ नहीं जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास का जन्म मृत्यु समय माना जाता है, उसमें ये भी टाइप नहीं किए थे उसने, जन्म मृत्यु, उसने केवल जन्म टाइप कर दिया था। फिर भी इसका आंसर सही था, 1478 है। आप सब जानते हैं कि सूरदास का जन्म 1478 माना जाता है। आगे चलिए, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, भाग्यवादी, पलायनवादी या क्रांतिकारी? निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी कवि है क्या? भाग्यवादी है क्या? पलायनवादी है क्या? नहीं, निराला तो क्रांतिकारी कविता है। और निराला ने बादल राग लिखी थी। जल्दी से बता दो, बादल राग कितने भागों में है? 6। कितने खंड? 6 भागों में है ना। और बादल राग है किसमें छपी हुई? किसमें है बादल राग? किसमें संकलन है? अनामिका में है कि नहीं है? हाँ, मात्रिक सम छंद है। मुझे तो सबसे बेकार प्रश्न यही लगते हैं, और ये पेपर में आते भी हैं। बताओ देखें, ये क्या पूछ रहा है? मात्रिक प्लस सम, यानी सभी चरणों में समान मात्राएं होती है। और सभी चरणों में समान मात्राएं किस में होती है? चौपाई में होती है। 16-16 मात्राएं होती है, चौपाई में 15-15 मात्राएं होती है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, बताओ देखें कौन सा होगा? बहुत ही सुंदर पंक्ति है। आप जानते हैं, आपने ये पढ़ते ही बता दिया होगा कि इसमें श्री राम, देखो बताओ देखें, श्री राम से कृपालु भुज मन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हरिगीति का छंद है। कौन सा है? हरिगीति का छंद में लिखी गई रचना है। हेमाद्री तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो। कौन सी करेंगे? गौड़ी। कौन सी हो जाएगी? गौड़ी, क्योंकि है ही गौड़ी और ओजगुण है, ओजगुण है तो गौड़ी होगी। विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी में दोष कौन सा है? बताओ देखें, विश्व में निरंतर लीला कर रहे मानवी में दोष कौन सा है? आप जानते हैं, देखो 3-4 दोस्त हैं, ये सिलेबस में अपना है ही नहीं। ये श्रुति कटुत्व जो कर्ण कटु शब्द होते हैं वो सुनते हैं। दुष्क्रमत्व जो होता है उसमें होता है दुष्क्रम, पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो। लेकिन यहां पे वाक्य में क्रम, विश्व में, है ना, लीला विश्व में मानवी निरंतर लीला करे, क्रम बिगड़ा हुआ होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्रमत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्रमत्व। क्लिष्ट तो वहां होता है, हेम सुतापति वाहन प्रिय अपनी मति न फेर, वहां होता है। अब देखिए, मैंने इस प्रश्न को क्यों चुना? मैंने इस टाइप के 4 प्रश्न बनाए थे, बाद में 3 को डिलीट किया, क्योंकि मैंने कहा इसमें तीनों चारों परिभाषा आ जाएगी। अब इसमें से एक आपको नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन 3 आपको जरूर आती है। देखिए, भामा के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिभात का शब्दम काव्यम, और तद्दसो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापी, और गुणा अलंकृतयो शब्दार्थो काव्य शब्द विद्यते। तो बताओ देखें इसमें राइट आंसर क्या होगा? हाँ, तो आप देखिए, ये शब्दार्थ सहित का ये है भामा की। किसकी है? भामा की। ये किसकी है? जगन्नाथ की। ये किसकी है? जगन्नाथ की। ये किसकी है? मम्मट की। और ये किसकी है? चलो आप बता दो,
गुणालंकृत्यो शब्दार्थयो काव्यो शब्दो विद्यते। चौथी पंक्ति आप कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करके बताएंगे किसकी है, जल्दी से बताओगे। गुणालंकृत्यो, क्योंकि तीन मैंने बता दी, चौथी आप बता दोगे सर तीन तो मानी आती, चौथी को ना मान, चौथी नहीं हो तो देखो और बताओ, ताकि एक देखोगे कम से कम दो तीन परिभाषाएं और याद होगी। निम्न में से सुमेलित है, मैंने उस दिन ट्रिक वाली क्लास दी थी, उसमें आपको बताया भी था। द्वैत मत, अद्वैत मत, द्वैताद्वैत मत, विशिष्टाद्वैत मत, बताइए। तो द्वैत मत सुमेलित पूछ रहा है, तो आप जानते हैं द्वैत, द्वैत मध्वाचार्य था क्या? अद्वैत शंकर, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य। राम तो विशिष्ट है, ये लीजिए, राम तो विशिष्ट है। अरे आराम से मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, अगर ढूंढने वाले की चाहिए, है ना। समझ गए बात। द्वैताद्वैत, भेदा भेद किसमें हो जाता है? शंकराचार्य नहीं करते क्या? निम्न में से असमूहित विकल्प है, काव्य प्रकाश मम्मट की है क्या? रस गंगाधर जगन्नाथ की है? काव्य अलंकार वामन की है क्या? साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है क्या? बताओ, एक नहीं है। आप जानते हैं ये मम्मट की है, ये जगन्नाथ की है, ये विश्वनाथ की है, ये देखो आप जानते हैं कि ये है भामा की, और शायद नहीं, हाँ वामन की तो काव्य अलंकार सूत्रवर्ती होना चाहिए। हाँ ये बाकी तीन सही है, ये गलत है, ये मेल नहीं है, ये मेल नहीं है। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुहाई, उक्त पद में अलंकार। मैं तो जब इसको पढ़ता हूं हिंदी दिमाग में नहीं चलती है, दिमाग में ये चलता है, क्या है? जनु, जनु आते ही कौन सा करना है? उत्प्रेक्षा। कौन सा करना है? उत्प्रेक्षा। आप कहां रहते हैं? यहां आप कहां रहते हैं? यहां आप शब्द में सर्वनाम कौन सा है? आप कहां रहते हैं? पुरुषवाचक है, और पुरुषवाचक में भी कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक है। कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक है। मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए इसमें तीन बताए थे उत्तर मैंने, जबकि इसमें देखो हम जानते हैं कि जो मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो अपनी जो सारणी है उसमें दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। लेकिन आपको होता है किताबें जो होती है वो प्लुत को मानती है, क्योंकि इसमें 1 गुना समय लगता है, इसमें 2 गुना, और इसमें 3 गुना समय, और ये पूछ क्या रहा है? मात्रा के काल के अनुसार, तो इसलिए इसमें 3 गुना। तो ऑथेंटिक इसमें क्या है? ऐसा प्रश्न, ये एक विवादित प्रश्न है। आपको पता है अभी आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड पेपर के अंदर 9 क्वेश्चन डिलीट किए। कितने? 9। और मैं बता रहा हूं 2 एक क्वेश्चन और होंगे, लगभग 11 क्वेश्चन डिलीट होंगे। तो इस पेपर से अगर अपना एक ये डिलीट हो जाए, विवादित हो गया कि कुछ किताबें 2 मान रही, कुछ किताबें 3 मान रही, तो कोई गलत बात तो नहीं है। एक आध तो अपन भी करवाने की हिम्मत रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उच्चारण के आधार पर ल वर्ण क्या है? ल, ल जो होता है मुख के पार्श्व भाग से बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। ठीक है। असमूहित उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? अनुपजाऊ, अनुभव, अनुसार, अनुचर। तो इसमें असमूहित यानी चार से एक अलग है, और वो चार से कौन है? अनुपजाऊ, है ना, क्योंकि अनुभव में है, अनुसार में है, और नहीं, हाँ अनुपजाऊ ही होगा, सही है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? अन है, अनुपसर्ग है। ठीक है, बाकी में अनु है। आगे चलते हैं। सोच शब्द में प्रति है। आप जानते हैं कि सोच शब्द जो होता है वो सूची, सूची में क्या बनता है? अ, तो क्या होता है? अ। ठीक है, आगे चलते हैं। किस शब्द में स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। ये कह रहा है कि स्वर संधि का प्रयोग नहीं। तो देखिए, मनुधन अंतर, सप्तधन ऋषि, एक धन एक, लेकिन यहां पे दिक, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, क्या है? दिक धन अंबर। मैं कहता हूं जिसने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है और उसने अगर मेरे 11 पेपर भी देख लिया ना, तो भी वो दौड़ में आ जाएगा। कौन सी दौड़ में? वो 115 प्लस वाली दौड़ में आ जाएगा। अगर इसने एक बार ढंग से 11 पेपर भी कंप्लीट ढंग से देख लिया ना, तो भी 110 वाली 15 वाली दौड़ में आ जाएगा। ये कर दिया क्या? अच्छा, ये किया नहीं। दातृदारता शब्द क्या हो जाएगा? सिंपल से इसका शुद्ध संधि विच्छेद बताओ। दात्र धन उदारता, दातृ धन दारता, दात्री धन उदारता, या तो इसमें मिल गया आपको आंसर। देखिए यहां पर मिल जाएगा दात्री धन उदारता, दात्री धन उदारता। संधि की दृष्टि से शुद्ध शब्द मनोकामना, मनोचिकित्सक, मनोरथ, अध्योपतन। आप जानते हैं कि शुद्ध शब्द पूछा तो मनोरथ जो है वो शुद्ध है, बाकी तीन में शुद्धता नहीं है। आगे चलिए। कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। तो यहां पे समास को पूछ रहा है, कौन सा समास है? तो हम पीतांबर देखते ही बहुब्री कर देते हैं, जबकि यहां पे कौन सा है? कर्मधारय है। क्योंकि केवल वाक्य के केवल सीधा शब्द को मत पकड़ो, रट्टो मत। शब्द के आधार पर, वाक्य के आधार पर इस पीतांबर में समास कौन सा है? पीले रंग का वस्त्र पहनकर तुम कहां जा रहे हो?
लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? लूट शब्द जो है लूटना क्रिया से बना हुआ है और इसमें भाववाचक संज्ञा, क्योंकि लूट शब्द में लूटने का भाव छिपा हुआ है। और मैंने आपको बता भी रखा है भाववाचक विशेषण में क्या अंतर है। भीड़ शब्द में प्रयुक्त संज्ञा कौन सी है? भीड़ शब्द में वैसे जातिवाचक है, लेकिन भीड़ शब्द समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, क्योंकि समुदायवाचक जो है वो जातिवाचक का ही भेद माना जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी में छाएंगे पदों में सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पे पूछ ले तो आपकी किताब साफ बता रही है कि इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे चलिए, वे दोनों कहाँ गए? छायांकित पद में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? छायांकित मतलब यहाँ पे दोनों में, दोनों में जो है वो कौन सा विशेषण है? तो आप देखिए, आप जानते हैं कि ये पूछ रहा है विशेषण, विशेषण, ठीक है। इसमें संख्यावाचक तो है, और संख्यावाचक में भी निश्चित और अनिश्चित संख्या होती है। फिर जो निश्चित संख्यावाचक होती है उसके अंदर आपको पता है कि निश्चित संख्यावाचक होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं, ठीक है। और नहीं, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक, है ना, प्रत्ययवाचक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोनों, मतलब समुदाय है। दोनों में क्या है? समुदाय है। सारंग ले सारंग उड़ियो सारंग पहुंचियो आए, जे सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए, है ना। तो यहाँ पे सारंग ले सारंग चलियो, यानी एक है, एक मोर है, एक बादल है, एक सांप है। तो ये तीन के अर्थ में आ रहा है। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण यहाँ पे, अच्छा, अलंकार कौन सा है? यमक। और मैंने आपको बता रखा है यमक अलंकार जहां होता है वहां आप क्या कर दोगे? अभिधा शब्द शक्ति कर दोगे। आप सब चाहते हैं कि काव्य शास्त्र की भी मैं क्लास दूं पूरी। मैंने अलंकार की पीपीटी तैयार कर ली है, आज मैं कर लूंगा, शायद शब्द शक्ति की पीपीटी तैयार कर लूंगा। और उसके बाद में काव्य गुण, काव्य रीति और जो छंद है उनकी भी एक पीपीटी शॉर्ट में ही समझा दूंगा लिखकर, थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत वाले। तो मेन अलंकार और शब्द शक्ति है, और थोड़ा बहुत रस, इन चारों को मैं हो सकता है कल शाम तक फाइनल कर लूं। संडे वाली क्लास जो है एक काव्य शास्त्र की स्पेशल क्लास रख दूंगा। आप जो जो बोल रहे हो ना उसके लिए भरपूर प्रयास कर रहा हूं। आपको जो मैं बोलूं ना उसको भी आप मानते चलें, तभी बढ़िया चीज होगी, रिजल्ट मिलेगा। आप में से बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि सर सेट की तैयारी भी आप स्टार्ट करवा दो सर, इसी तरीके से हमें बहुत बढ़िया। तो देखो, सेट के लिए थोड़ा सा रुको, पहले भी प्राथमिकता सेकंड ग्रेड है। एक बार सेकंड ग्रेड मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता है, मेरा बहुत बड़ा सपना है सर्वाधिक सिलेक्शन देने का। शुरू से मैं एक बात बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं। तो ये कंप्लीट हो जाए इसका काम, उसके बाद रीट और सेट के लिए एक अलग रणनीति है। हिंदी के जो पेपर कराऊंगा इसी तरह से मैं करवाऊंगा, मतलब समझ रहे हो आप? 150 क्वेश्चन का जो पेपर होगा पूरा करवाऊंगा, क्योंकि अब मुझे आदत पड़ गई है 150 क्वेश्चन करवाने की, है ना। तो उसमें क्या होगा, 65 तो आपके राजस्थान जीके के आते हैं, वो उसके बाद में आप 60 क्वेश्चन जो आते हैं वो सब्जेक्ट हिंदी के, ठीक है, और 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के, ठीक है। तो 60 ठीक है, 15 क्वेश्चन मनोविज्ञान के, और 5 क्वेश्चन आईसीटी। आईसीटी में सबको दिक्कत आती है, मैं आईसीटी बहुत बढ़िया तरीके से, यानी ये 150 क्वेश्चन का पेपर करवाएंगे और साथ साथ इनकी व्याख्या भी करेंगे। इस तरीके से मैं आपको पहले एक दिन टॉपिक दूंगा और दूसरे दिन तैयारी कराऊंगा, एक दिन टॉपिक दूसरे दिन तैयारी, एक दिन टॉपिक दूसरे दिन तैयारी, इस तरीके से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो माली शब्द का स्त्रीलिंग वाचक शब्द क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, मालिन। तो सेट और रीट के लिए आप जुड़े रहें, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया न्यूज देने वाला हूं। शीतकालीन अवकाश में स्कूल की छुट्टियां होगी, उसमें पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार करेंगे। पिछले माह में श्रीनगर घूमने गया था, इसमें पिछले माह मैं श्रीनगर घूमने गया था गया था, तो ठीक है, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। गांधी जी की सादगी देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। यहाँ सादगी में कौन सी संज्ञा है? तो सादगी जो है ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूढ़ा ही बुढ़ापे की पीड़ा को समझता है। तो बुढ़ापा जो है, बुढ़ापे में तो संज्ञा कौन सी हो जाएगी? भाववाचक। और बूढ़ा अगर पूछ लिया जाए तो कौन संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। समझ रहे हो? इसमें है भाव और इसमें है जाति, मैं दोनों की बता देता हूं, ठीक है। पीड़ा में कौन सी है? भाव है। समझ के बात को आप? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चोर सिपाही से डरता है। अपादान, कर्ता, संप्रदान। भाई डरने का जहां भाव आ गया, मैंने आपको उस दिन कारक पढ़ाते समय भी बात बोली थी, जहां डरने का भाव आ जाए वहां अपादान कारक कर देना। कौन सा कारक कर दोगे? अपादान कारक कर दोगे। निम्न में से कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग वाचक शुद्ध शब्द क्या होगा? कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग वाचक शुद्ध शब्द क्या होगा? बताओ, देखें, कर्ता शब्द जो कर्ता है इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो आप जानते हैं इसका होगा कर्त्री। क्या होगा? कर्त्री। अनाथ शब्द का स्त्रीलिंग शुद्ध, ये शब्द कई जनों ने डाउट लगाया था कि बोला सर इसमें हमें गलत। बिल्कुल सही है, अनाथा होगा। अनाथिन आपके दिमाग में आ रहा है तो नहीं होगा, अनाथा ही होगा। क्या होगा इसका? अनाथा ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि यदि अगर से आरंभ होने वाले उपवाक्य को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं
आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य। जो कनेक्टिव वर्ड से जुड़ जाता है वो आश्रित होता है। आगे चलिए, वह जहां भी जाता है एक नई समस्या खड़ा कर देता है। वह जहां भी जाता है वहां एक नई समस्या, तो जहां और वहां, ये हो गया क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में कौन सा होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाता है। आगे चलिए 92 नंबर क्वेश्चन की ओर। 92 नंबर कहता है उसकी आंखों से आंसू भी न निकल पाया। उसकी आंखों से, तो देखिए यहां पर ये आंख होना चाहिए था। क्या होगा? आंख। उसकी आंख से आंसू भी ना निकल पाया, तो ये किस संबंधी अशुद्धि है? ये वचन संबंधी अशुद्धि है। पहले मैंने इसको लिंग संबंधी कर दिया था, निकल पाया, निकल पाए, इस तरह से सोच के। तो ये ऐसी चीजें हैं जहां पर गलती हो सकती है, ध्यान से हल करना है। ये प्रश्न ऐसे होते हैं ना, बहुत बढ़िया प्रश्न होते हैं। आगे चलिए, जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो जब यहाँ पे वो दंड दे दिया तो फिर सजा देने की क्या जरूरत थी? तो ये अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि कहलाती है। किस प्रकार की अशुद्धि होती है? अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो बताओ, देखें इसका शुद्ध शब्द क्या है? तो आप जानते हैं ये तो कॉमन शब्द है और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है और अनुग्रह पूछे तो ऐसे लिखा जाता है। क्लियर बात है? याद रखना, ये दोनों शब्द बहुत बार आ चुके हैं पेपर में। निम्न में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। आप जानते हैं अभिव्यान्य अतिशयोक्ति बेफजूल पूजनी है। आप जानते हैं अभय प्लस अरण्य, तो पूरा शब्द बनता है, उसमें भ पूरा होता है, यहां अदा दे रखा है अतिशयोक्ति में, तो ये भी क्या होता है? अतिशय धन उक्ति। तो यहां पर भी क्या होता है? श पूरा होता है। बेफजूल नहीं होता, फिजूल ही होता है, फिजूल होता है। पूजनीय सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूजनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूजनीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सुख का विपर्याय किस समूह में आया? शोक, दुर्मन, दुर्गति, खेद, निरानंद, अन्य मनस्कता और अप्रसाद, व्याकुलता। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है सुख के विलोम कहां है? तो ये सुख का विलोम नहीं है, ये नहीं है। असमन्ना, अप्रसाद, ये दुख, विकलता, आकुलता। दुख, विकलता और आकुलता। आगे चलते हैं। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची क्या है? आपको जानते हैं कि अर्जुन को नींद का स्वामी कहा जाता है, जिसने नींद को जीत लिया था, इसीलिए उसे गुड़ा। ये तो कर्ण का है। किसका है? कर्ण का। ये भी कर्ण का है और ये भी किसका है? कर्ण का ही है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? व्योम, सोम, नभ, शून्य। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आरपीएससी में। मैं आश्वस्त हूं, विश्वस्त हूं और पूरे तन मन से ये बात बोलता हूं कि आपने 11 पेपर अगर ढंग से देख रखे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। मैं गारंटी से बोल रहा हूं। जीके संभाल लेना, थोड़ा जीके संभाल लेना। सोम आपको पता है कि अमृत का होता है। व्योम, नभ, शून्य, ये तीनों ही होते हैं। ठीक है। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जंगल में लगने वाली आग को दावानल, बड़वानल। ये तो देखो होती है समुद्र, ये तो होती है समुद्र वाली आग है। ये कौन सी है? समुद्र वाली आग। ये है जंगल वाली आग, है ना? ये पेट वाली आग है। ठीक है। और कामाग्नि, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, उसे क्या बोलते हैं? पंडित, ज्योतिषी, व्याख्याता। तो उसे बोलते हैं ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। नहीं पता है लोगों को कि जिससे व्याकरण का ज्ञान होता है उसे व्याकरण बोलते हैं। मैं गारंटेड बोल रहा हूं, नहीं पता है, नहीं पता है लोगों को। आपको अगर पता है तो आप वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। निम्नलिखित में से असूया और अपस्मार ये क्या है? ये संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। अब रस सब कर सकते हैं और मैं मतलब काव्य शास्त्र जितना शॉर्ट तरीके से, आपको पता है टीचर्स है ना शॉर्ट तरीके से क्यों नहीं पढ़ाते हैं? उसके पीछे एक रीजन ये होता है कि वो शॉर्ट तरीके से पढ़ाते हैं ना, तो हर बच्चा कैच नहीं कर पाता। तो हर स्टूडेंट जब कैच नहीं कर पाता तो वो क्या करता है? वो कैच तो कर नहीं पा रहा है खुद, और वो उस टीचर के प्रति गलत धारणा रख लेता है। क्या है गुरु जी, ठीक कौन पढ़ा हुआ, समझ ही कौन हुआ कहीं। अरे वो कम समय में शॉर्ट पढ़ा रहे हैं, तो तेरे समझ में कहां से आएगा? वरना दे उनको टाइम 4-5 घंटे, देखते रहे कंटेस्ट हो कि नहीं हो। तो इसलिए डरते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट से बिल्कुल नहीं डरता हूं। मैं तो इस तरह से लिखकर विभाव और विभाव के अंदर क्या क्या होते हैं और उसको समझा सकता हूं। अनुभाव, अनुभाव जो है कायिक, वाचिक, आर्य, सात्विक, सारे स्थायी भाव हैं, तो स्थायी भाव भी समझा दिए, संचारी। ये चीजें आपके समझ आ गई ना, तो आप रस का प्रश्न निकाल लोगे। मैं तो यूं जानता हूं कि कैसे भी करके बाबू घर आना चाहिए, मतलब सिलेक्शन हो जाना चाहिए थारो, और सिलेक्शन के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो इसमें ये संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव। 33 संचारी भाव है जिन्हें व्यापिचारी भाव भी बोला जाता है, क्योंकि ये किसी एक रस के साथ नहीं आते बल्कि सभी रसों के साथ आते रहते हैं। निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? गर्मी के मारे उसका शरीर पानी पानी हो गया, कल रात वर्षा के शहर में पानी पानी हो गया, मौन चोरी करते पकड़ा गया, सबके सामने पानी पानी हो गया, नल खुला रह जाने से घर में पानी पानी हो गया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पानी पानी होना। ये मुहावरे का सही प्रयोग है कि वो आदमी पानी पानी हो गया, मतलब बहुत
बेइज्जत महसूस करने लगा खुद को। लोकोक्ति मुहावरे में सही अंतर क्या है? इन दोनों का अंतर बताओ। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है, मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है जबकि लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं, दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ये तो पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुवर्ण को ढूंढते फिरे कवि कामी और चोर, तो ये सिंपल उदाहरण है, पेपर में आप देख सकते हैं ऐसे ही उदाहरण पूछे जाते हैं और हो सकता है पेपर में छप चुका होगा आपके। और इसमें आएगा श्लेष अलंकार, कौन सा होगा? सुवर्ण को ढूंढते फिरे कवि कामी और चोर, श्लेष अलंकार। सुनी सुर सरिसम शीतल वाणी में अलंकार कौन सा है? सुनी सर सरिसम शीतल वाणी, बता दो। अब कोई तो सोचेगा अनुप्रास, अरे अनुप्रास सिलेबस में ही नहीं है भैया, ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये सम आ गया, सम आ गया, कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे चलें। गरीबों में आटा गीला होना, अत्यधिक लाचार होना, मुसीबत पर मुसीबत आना, पराधीन होना, आटे में पानी अधिक पड़ जाना, बताओ देखें। गरीबी में आटा गीला होना, गरीबी में आटा गीला, अत्यधिक लाचार होना, मुसीबत पर मुसीबत आना, पराधीन होना, आटे में पानी अधिक पड़ जाना। तो ये होती है गरीबी, एक तो थी मुसीबत थी, ऊपर से आटा गीला हो गया, मुसीबत पर मुसीबत आ गई। आगे चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सोहन देर तक सोता है, रमा पत्र लिख रही है, मैंने उसे एक पुस्तक दी, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर ये कर्म है, यहां पर ये कर्म है, और ये पढ़ना क्रिया जो है इसके साथ में भी कोई ना कोई पत्र या पुस्तक, कोई ना कोई कर्म आ सकता है, लेकिन ये जो सोना क्रिया है इसके साथ कर्म नहीं आता। तो राइट आंसर इसका होगा सोहन देर तक सोता है, सोहन देर तक सोता है। आगे देखें। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़का पत्र लिख रहा है, वह पढ़ रहा है, सेम बात आ गई है। तो अकर्मक क्रिया किस में आई है? बच्ची सो रही है, सोना क्रिया के साथ अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से भाववाच्य का एक उदाहरण बताओ। थोड़ी देर सो लिया जाए, मैं पत्र लिखता हूं, मुझसे पत्र लिखा जाता है, लड़का चित्र बनाता है। बताओ भाववाच्य होता है, उसमें एक खास बात होती है, वो उसमें कर्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कर्म रहा, ये कर्म रहा, ये कर्म रहा, यहाँ कोई कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ भाव इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। वाच्य की क्लास अगर समझ नहीं हुई, मेरी वाच्य क्लास यूट्यूब पे डाली हुई, वाच्य नरेंद्र दान चारण लिखोगे आ जाएगी। किस क्रमांक में श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? ये पूछ रहा है सही अर्थ भेद है। तो इसमें देखिए आदि, आदि का मतलब अभ्यस नहीं होता है। अनल, अनल तो आग होती है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये यहाँ ये नहीं होगा। और मरीचि, मरीचि का मतलब होता है रश्मि, और मरीचि का मतलब होता है रवि, तो ये उल्टा क्रम दे रखा है। तरणी और तरणी बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जलज के अर्थ हैं जल में उत्पन्न कमल, जल में उत्पन्न और कमल, मछली, चंद्रमा, शंख, मोती, उकसवी, बताओ देखें कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलज के अर्थ। जलज के अर्थ में राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उक्त सभी। क्या हो जाएगा? उक्त सभी। कौन सी प्रवृत्ति कबीर के काव्य में नहीं है? मूर्ति पूजा का विरोध, पाखंड एवं बाह्याचारों का खंडन, जाति पाति का समर्थन, नैतिक मूल्यों एवं सदाचरण पर बल, बताओ देखिए कौन सी प्रवृत्ति कबीर के काव्य में नहीं है? तो अब इसको भी डाउटफुल दिया था किसी ने, भाई मेरे मूर्ति पूजा का विरोध करता है, बिल्कुल करता है, पाखंड भार्याचार को खंडन करता है, बिल्कुल करता है, नैतिक मूल्य सदाचरण पर बल देता है, जाति पाति का समर्थन वो करता है क्या? नहीं करता है। तो इसका मतलब ये प्रवृत्ति नहीं है ना, तो इसका राइट आंसर ये होगा सी, राइट आंसर सी होगा। आगे चलते हैं। कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं है? एक ऐसा व्यक्ति है जो मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप ध्यान रखें। ये तीनों हैं, बाकी वृंदावन लाल वर्मा नहीं है, क्योंकि हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार कहा जाता है, ऐतिहासिक वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक ही है। अब कमलेश्वर यशपाल हैं या नहीं है, उपयुक्त सभी क्या होगा? तो देखिए ऐतिहासिक उपन्यासकारों में इन तीनों की गणना होती है, ये सभी ऐतिहासिक उपन्यासकारों के अंतर्गत ही आते हैं। आगे आप देखेंगे। घनानंद की भाषा की विशेषता नहीं है, लाक्षणिकता, ब्रज भाषा की तोड़ मरोड़, उक्ति वैचित्र्य, खड़ी बोली का प्रयोग। तो आप जानते हैं कि घनानंद की भाषा में लाक्षणिकता है, ब्रज भाषा की है, उक्ति वैचित्र्य, लेकिन खड़ी बोली नहीं है। क्या नहीं है? खड़ी बोली नहीं है। आगे चलते हैं। कौन सा ध्वन्यात्मक विधि का दोष है? वाचन शिक्षण में उपयोगी होना, वर्ण ध्वनि को अलग अलग मानना, केवल हिंदी शिक्षण में उपयोगी होना, वर्ण पर अधिक बल देना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शिक्षण विधियों को थोड़ा ढंग से ही देखना है, ऐसा नहीं कि फालतू मतलब एकदम ऊपर ऊपर से देख लो, और एक बार देखने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पड़ती भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये भी है। बताओ देखें।
दोष पूछा है। तो वर्ण ध्वनि का अलग अलग मानना, तो वर्ण और ध्वनि को अलग अलग कहाँ मानते हैं, ये दोष है इसका, इसमें हम अलग अलग मान के चलते हैं, ये इसका दोष है, बाकी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वर्ण पर अधिक बल देती है, वाचन शिक्षण में उपयोगी है, केवल हिंदी शिक्षण में उपयोगी है, ये भी इसकी खास बात है, लेकिन अलग अलग मानना ये इसका दोष माना जाता है। दूरस्थ विधि से संबंधित कथन है, प्रत्येक शिक्षण कार्य, शिक्षण का भार बढ़ाना, शिक्षक का भार बढ़ाना, व्यक्तिगत रुचि, अनियोजन योजना, तो ये संबंधित कथन पूछ रहा है। तो ये संबंधित कथन क्या होती है भाई, दूरस्थ शिक्षा वही ग्रहण करे जिसकी रुचि है, तो वो किताबें मंगाएगा, हर कोई दूरस्थ शिक्षा करना भी नहीं चाहता है। व्यक्तिगत रुचि, ठीक है ना, इसमें प्रत्येक शिक्षण होता ही नहीं है, शिक्षण का भार बढ़ना वो भी नहीं बढ़ता है, अनियमित योजना नहीं होता है, ये सारी चीजें नहीं होती इससे संबंधित। आगे चलिए, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का अन्य दूसरा नाम क्या है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैंने अब कहा भी है कि आप किसी भी विधि का 2 नाम 3 नाम होना याद रखना। तो पर्यवेक्षित विधि का अन्य दूसरा नाम क्या, देखो निर्देशित स्वाध्याय, यही है, कौन सा है, निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली, कौन सा है, निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली। आगे चलते हैं, प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि का उदाहरण है चित्र रचना विधि, आदर्श विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि, या कौन सी विधि। तो आप ये तो आया था कल परसों, ये प्रश्न आया हुआ है, आया था ना उसमें, प्राचीन और प्राचीन और अमनोवैज्ञानिक बोलते ही कौन सी करनी है अपने को, सूत्र, सबसे प्राचीन और अमनोवैज्ञानिक है सूत्र। भाषा संसर्ग प्रणाली उपयोगी है, किसके शिक्षण में उपयोगी है भाषा शिक्षण प्रणाली, व्याकरण में है या किस में है, तो आप जानते हैं भाषा शिक्षण प्रणाली, संसर्ग प्रणाली जो है वो व्याकरण लेसन के साथ साथ व्याकरण पढ़ाई जाती है, तो उसमें उपयोगी है। आगे चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सर्वाधिक उपयोगी सामग्री कौन सी है। आप, ये भी प्रश्न आया था, ये भी प्रश्न आया था, चित्रकथाएं, ये भी प्रश्न आ चुका है, चित्रकथाएं। मौन वाचन का उद्देश्य क्या है, यह भी प्रश्न आया था, विषय की ग्रहण शक्ति बढ़ाना, कक्षा को शांत रखना, विषय को रटाना, शिक्षक का कार्य कम करना। तो विषय की ग्रहण शक्ति बढ़ाने के लिए मौन वाचन आवश्यक है। आगे चलते हैं, देखो और रचो विधि को क्या कहते हैं, खेल प्रणाली कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, बताओ, लेख प्रणाली, कला प्रणाली, क्या कहते हैं। तो जो देखो और फिर रचो, तो एक तरह से ये खेल के माध्यम से सिखाई जाती है, क्या होती है, खेल के माध्यम से सिखाई जाती है। पाठ्यक्रम का अंग्रेजी शब्द कैरिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है, कुर्रेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान, आराम आराम का मैदान, खेल का मैदान या मैदान, बताओ देखें। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये हुई है दौड़ के मैदान से, किससे हुई है, दौड़ के मैदान से। कैरिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा कुर्रेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। आगे चलते हैं, प्रेरणा योग्य निर्देशन तथा आवश्यक सहायता के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी सभी शैक्षणिक विपत्तियों में आत्मनिर्भर तथा कुशल बनाने का उद्देश्य किस शिक्षण पद्धति में निहित रहता है। तो प्रेरणा योग्य निर्देशन आवश्यक सहायता के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को सभी शैक्षणिक विपत्तियों में आत्मनिर्भर कुशल बनाना है, तो ये सारा परियोजना विधि पर निर्भर रहता। नहीं 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 नहीं, परियोजना तो नहीं होना चाहिए, परियोजना तो प्रोजेक्ट विधि हो गई। रुको 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 रुको, प्रेरणा योग्य, अच्छा हाँ, निर्देशित स्वाध्याय पद्धति, प्रेरणा योग्य निर्देशन, मैंने कहा ना कोई ना कोई शब्द होता है हम चूक जाते हैं तो गड़बड़। निर्देशन स्वाध्याय पद्धति, निर्देशन स्वाध्याय पद्धति, किस पद्धति में नवीन भाषा को मातृभाषा के माध्यम द्वारा सिखाया जाता है, बताओ देखें। ये भी प्रश्न आया था कल, नवीन भाषा, किस पद्धति में नवीन भाषा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जाता है, वो है व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि। सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली का, ये भी मैंने उस दिन दिया था। सबसे पहले तो याद रखना, ये सूक्ष्म जो प्रणाली है ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में है, याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और ससूक्ष्म स60, ससूक्ष्म स60, ससूक्ष्म स60, ससूक्ष्म स60, याद रखना, सूक्ष्म प्रणाली 60 में। किस पद्धति में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है, मतलब कक्षा का स्थान जो है वो प्रयोगशाला ले लेती है, बताओ देखें। ये प्रश्न ठीक है या ना, किस पद्धति में कक्षा क्या बन जाती है, एक प्रयोगशाला, डाल्टन पद्धति। आपने अगर पढ़ रखी हो तो आपको पता होगा, डाल्टन पद्धति कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला बन जाती है। शिक्षक द्वारा छात्रों को सस्वर वाचन कब प्रारंभ कर देना चाहिए, बताओ देखें। ये भी सस्वर वाचन कब प्रारंभ करना चाहिए, तो आप जानते हैं प्राथमिक कक्षाओं में ही कर देना चाहिए, ठीक है ना, प्राथमिक कक्षाओं में ही सस्वर वाचन प्रारंभ कर देना चाहिए। जड़ के अनुसार मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ होना चाहिए, जड़ के अनुसार, तो मौन वाचन जड़ कहता है कि तीसरी क्लास से आप प्रारंभ कर दो, लेकिन वास्तविक वाचन जो होता है वो 6 साल, छठी से स्टार्ट होता है, 6 साल क्या, छठी से। वास्तविक वाचन जो होता है वो छठी से, मौन वाचन, ठीक है ना। हिंदी शिक्षण में आत्मीकरण का संप्रत्यय जो दिया था वो किसने दिया था, बताओ देखें। आत्मीकरण, आत्मीकरण मॉरिसन, किसने दिया था,
मॉरिसन ने। किसने दिया था? मॉरिसन। शोषकों के प्रति घृणा का भाव उपाल उपलब्ध होता है। शोषकों के प्रति घृणा जो भाव है वो किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या नई कविता? तो शोषकों के प्रति घृणा जो है ये प्रगतिवाद में आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए, प्रतीक के संपादक कौन है? कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, अज्ञेय, मदन वात्स्यायन। बताओ प्रतीक के संपादन कौन है? तो प्रतीक के संपादन कौन है? अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय हैं। आगे देखें, आत्महत्या के विरुद्ध काव्य का संकलन कर, आत्महत्या के विरुद्ध सीढ़ियों पर धूप में हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये सारे किसके हैं? ये रघुवीर सहाय के हैं। किसके हैं दोस्तों? रघुवीर सहाय के हैं। आगे देखिए, निस्सहाय हिंदू में किस समस्या का चित्रण है? गोवध की समस्या, धर्मपालन की समस्या, दहेज। अब ये भी बहुत, आपने निस्सहाय हिंदू पढ़ रखा है, लेकिन एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है, आप मना थोड़ी कर सकते हो। निस्सहाय हिंदू को निस्सहाय क्यों बताया? क्योंकि वो गायों का वध रोक नहीं पाता है। और मैं तो कहता हूं आज भी हिंदू जो है वो निस्सहाय है, क्योंकि आज भी गायों की हत्या रुक नहीं रही है। क्योंकि ये बात है कि खैर पहले हम मां मानते थे, आजकल ये एक कहते हैं ना कि संस्कृति को बिगाड़ने का काम जो चल रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन हम खैर ध्यान नहीं देते हैं। मैं ज़्यादा अभी मुद्दे से भटक जाऊंगा और अपने को राजनीति नहीं करनी है। हालांकि ये सामाजिक मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा भी नहीं है। लेकिन आज भी हिंदू निस्सहाय क्यों? गायों का वध रोकने में प्रयास कर रहा है, लेकिन सारे एकजुट होकर नहीं कर रहे, इससे वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो आना चाहिए। सूफी काव्य रचना काल आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। सूफी काव्यों को आरोही क्रम में, तो सबसे आप, ये भी अच्छा प्रश्न है, 136 नंबर। बताओ देखें, आ, 1540, 1545, मृगावती 1303, नहीं 1503, सॉरी 1500, तो ये हो गई 1379, ये 1503, ये 1540 और ये 1545। तो राइट आंसर भी यही हो जाएगा। समझ गए बात को? 1300 नहीं, और जो वो सत्यवती कथा है वो 1501 की है, ठीक है। और जो वो है हंसावली, हंसावली जो है वो है 1370 की, हंसावली 1370 की। तो ये इसका क्रम है, 136 में ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांसन ही में समीर गयो और आंसू ही सब नीर गयो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताओ देखें, अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आप गलत करते हो ना, तो मैं कहता हूं कि आपके मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अधिकांश लोगों को नहीं आते हैं। सरल प्रश्न गलत करते हो ना तब गड़बड़ते। सांसन ही में समीर गयो और आंसू ही सब नीर गयो, ये पंक्ति देव की है। किसकी है? देव की है। आगे चलते हैं, कौन सा कवि रीतिबद्ध है? ये देखो आ गया फिर प्रश्न, रीतिबद्ध कवि कौन सा है? बताओ देखें। तो अभी मैंने आपको बताया केशव को कुल की चिंता थी, यानी केशवदास जो है रीतिबद्ध हैं। बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध हैं। कौन है? बिहारी रीति सिद्ध हैं। और ये साहब जो हैं वो मुक्त हैं। गलती से उपसभी मत कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, उपलब्धि परीक्षणों का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में से होना चाहिए क्या? उपलब्धि परीक्षणों का मुख्य उपयोग क्या होना चाहिए? जो उपलब्धि परीक्षण करते हैं उसका मुख्य उपयोग क्या होता है? बताओ देखें। इसकी जरूरत कहां पड़ती है? इसकी जरूरत आपको पड़ती है छात्रों के मूल्यांकन में। कहां पड़ती है? उपलब्धि परीक्षण की जरूरत पड़ती है आपको छात्रों के मूल्यांकन में। उस डाली पर एक तोता बैठा है, एक तोता बैठा है, तो है आ गया तो भूतकाल तो होगा ही नहीं, बात ही खत्म। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल है आ गया ना, भूतकाल नहीं होगा, बात ही खत्म। समझ गए बात को? रामचरितमानस के बालकांड में इनमें से कौन सा प्रसंग समाहित नहीं है? आपको पता है ये आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, मैं वही लेकर आया हूं। और राम राज्याभिषेक की जो तैयारी है वो बिल्कुल भी मतलब ये उसमें सती मौका है, धनुष भंग है, सीताराम विवाह है, लेकिन राज्याभिषेक की कोई चर्चा नहीं की गई है। तासु वचन अति ही सुहाने, दर्श लागी लोचन अकुलाने। दर्शन के लिए लोचन जो है अकुलित होने लग गए, मतलब ऐसे कि कैसे भी करके दर्शन करूं, विचलित होने लग गए। इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो देखिए यहाँ ओज होगा नहीं, ठीक है। आपको तुरंत समझ में इसका अर्थ आ गया क्या? मुझे तो नहीं लगता आपको आ गया होगा। तो कौन सा है? माधुर्य गुण है, और शांत नाम का कोई गुण होता ही नहीं है। आगे चलते हैं, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशुओं से संबंधित संस्मरण है तो संस्मरण, लेकिन उसमें जीव जंतु और पशुओं का वर्णन है। तो वो कौन से? अतीत के चलचित्र पथ के साथ स्मृति की रेखा या मेरा परिवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा परिवार। कौन सा हो जाएगा? मेरा परिवार।
बहुत ही जल्द हम 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत बढ़िया बात है। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? यानी इसमें 3 कृतियां संस्मरण है, एक संस्मरण नहीं है। तो आप जानते हैं इसमें मित्र समाज संस्मरण नहीं है। ये तो है माधवी वर्मा की, ये कृष्णा सोबती की, ये किसकी है भाई? ये मुझे ध्यान में नहीं आ रही। लौट आओ धार या शायद कुछ मित्र संवाद, इसका राइट आंसर होगा मित्र संवाद। निम्न में से किस लेखक की रचना का प्रकाशन वर्ष सही अंकित नहीं है? शुक्ल ने 29, रामकुमार वर्मा 38, मिश्र बंधु 88, शिव सिंह सेंगर 83। तो इसमें आप बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते ही आपको पता लग गया होगा। इसमें आपको पता है मिश्र बंधुओं ने 1903 और नहीं 13, 1913, 1913 में 3 भाग छपे थे और 1934 में चौथा भाग छपा था। समझ गए बात को? तो ये सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मे जय का नाग्य के नाटक के लेखक कौन है? सिंपल से बहुत ही सरल क्वेश्चन आ गया। जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका काम कर दिया गया है वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? आपका काम कर दिया गया है, ये किस वाच्य से संबंधित है? आप बताओ इसका उत्तर फटाफट। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कर्म वाच्य। कौन सा है? कर्म वाच्य। कौन सा है? कर्म वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में क्यों करते हैं? हम बताओ क्यों करते हैं दृश्य श्रव्य क्षेत्र का उपयोग? बताओ। सिंपल सा, इसको देखते ही सबने कर दिया होगा, शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए। ठीक है, आज आपको आंसर की नहीं भेजनी है, क्योंकि क्योंकि इन सब क्वेश्चंस के आंसर लगाकर मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा, ताकि आपको आंसर की माथापड़ नहीं करनी पड़े, और कोई बाद में देखना चाहे तो उसे देख भी सकता है। ठीक है, आंसर लगा के डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रस्तावना प्रश्न कब पूछे जाते हैं? पाठ के प्रारंभ में, पाठ के मध्य में, पाठ के अंत में? तो ये पाठ के प्रारंभ में। और अब आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखें, मैं फिर बता देता हूं, जो 11वां पेपर है, 11 नंबर पेपर, कौन सा? 11 नंबर पेपर जो है वो सोमवार को शाम 5 से 7 बजे होगा। आप लोग सब इसे दोगे, और कैसे दोगे इसकी सूचना मैंने पहले भी बता रखी है, टेलीग्राम पे बता रखी है, यूट्यूब पे बता रखी है। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर आप जाएंगे और वहाँ पर जो है 11 रुपये में, मात्र 11 रुपये, कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है, उसमें आपको वो पेपर देना है, और बढ़िया तरीके से दोगे। इस बार आपने, जैसा कि आप में से देख लिया कि सबने, या नहीं देखा? नहीं देखा तो एक बार मैं लास्ट में और बता देता हूँ, एक बार लिस्ट आप देखना है ना। चलो रुको, एक बार आप 50वां क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छे मूल्यांकन परीक्षण की क्या विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता? तो अच्छा मूल्यांकन विश्वसनीय होता है, वैध होता है, उपयोगी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो देखो दोस्तों, जो पेपर 11 है वो बहुत जल्द कमिंग सून, यानी मंडे को नाइट को हो सकता है आपको वो पेपर, मतलब इधर 5 से 7 हो कंप्लीट होगा, और उधर मैं शाम को ही आके वो पेपर करवा दूंगा। ठीक है, तो 11वां पेपर है, बहुत जल्द आ रहा है। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, एनडीसी क्लासेस जो हैं, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आपको सबको बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। अब रही बात वो जो लिस्ट, उस लिस्ट को एक बार मैं फिर बता देता हूं, आप देखेंगे। आप ये रही देखो लिस्ट। हम्म ये देखिए, इस बार आप, सबसे पहले तो मैं फिर बता देता हूं, बाई चांस, बाई चांस जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स ईमानदारी से दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, मत दीजिए। एनडीसी क्लासेज, ये टेलीग्राम भी इसी नाम से है, यूट्यूब भी आप इसी नाम से सर्च कर सकते हैं। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन है अपना, वहां पर ये टेस्ट हुआ था, तो 400 से अधिक स्टूडेंट्स ने तो सीमित टाइम में दिया था, और 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अब तक ये पेपर दिया है। अब तक इसमें देखिए बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 292, 289, 260, 257, 255, 254। अच्छा मुझे बताओ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यहाँ तक ये इतने जने अभी मौजूद हैं क्या? अभी ये देख रहे हैं क्या, नहीं देख रहे हैं? बताएं, इतने जने अभी तक मौजूद हैं यूट्यूब पर या मौजूद नहीं है? अगर देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा और बढ़िया करें, और अगला 11वां पेपर के साथ बढ़िया तरीके से दें। मैं चाहता हूं आप लोग ये नाम अपना यहीं आए, जो 11वां नंबर टेस्ट होने वाला है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। हम्म देखो, जो पेपर, ये तो 10वें का रिजल्ट है, 10वां, ये पेपर कौन सा है? 10वां है। पेपर 11 जो होगा वो सोमवार को होगा,
कितने बजे? सोमवार को शाम 5 बजे। कितने बजे होगा? शाम 5 बजे। कहाँ होगा? हिंदी पॉइंट ऐप पर, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर होगा। कहाँ होगा? हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर। अब देखो, हितेश, अलका भारती, अरुणा, कन्हैया, शंकर वैष्णव, सुमित्रा, 6055 जो भी है, पूजा विष्णोई, अनीता, पूनम नैन, गणेश पन्नू, मंजू, लक्ष्मी, पूजा, ये जो 15 है, 15 जने, मैं इन 15 से कहना चाहता हूं दोस्तों, अगली लिस्ट में मुझे आपके नाम यहीं दिखाई देने चाहिए। और बाकी जिनका नाम नहीं आया है उन लोगों से कहना चाहता हूं इनका रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास करें ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि एक जने को पेपर दे दिया, कर लिया, सारे आंसर सही देख लिए, बाद में दोबारा किया, फटाफट फटाफट सही लगा दिए। ये तरीका आप अपने साथ, घर वालों के साथ धोखा करोगे। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा था और मैंने इस रिजल्ट को, लगभग 400 जनों का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। और लास्ट वालों को बताता हूं आपको, ये देखिए, ये देखिए, और देखो अभी तक तो 176 चल रहे हैं, ये 157 आ गए, ये 130, ये 196, ये 24, और ये देखिए, ये लास्ट वाले 15 जने भी देखिए इनके क्या हाल हैं। इनके हाल ये हैं क्योंकि इन्होंने टेस्ट ओपन कर लिया, 2-3 क्वेश्चन दिए, बाद में टेस्ट को सबमिट कर दिया। क्यों कर दिया भाई सबमिट आपने? आपको जब बार बार मैंने बोल रखा था कि सबमिट नहीं करना है, पूरा पेपर देना है, ये यहां पे लिखा हुआ आता है रीजन, मैंने हटा दिया। ये आप देखिए कि क्या आ रहा है, 9 सेकंड, 14 सेकंड, 19 सेकंड, इतनी देर ओपन रखा। तो क्यों रखा इतनी देर? अच्छा चलो, इनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये लोग जिन्होंने 11 मिनट तक पेपर किया उसके बाद बंद कर दिया, ये क्यों? ये करने का क्या औचित्य था? पार्वती सियाग, अनीता राजपुरोहित, आराधना, रेखा मेहरा, कविता, ज्योति, सुरजीत, रुखसार खान, शांता, अर्चना सिंह, है ना, पार्वती सिंह, जसकीर सिंह, राकेश, ये आप लोग, मुझे मेरे समझ नहीं आया कि आप लोगों ने 30 मिनट तक पेपर किया है और आपने 33 नंबर आ रहे हैं। ये कौन सा तरीका था आपका? ये देखिए रैंक, ये तो फिर लास्ट वालों की तो खैर कोई रैंक नहीं है, रैंक तो मैं मानता हूं लास्ट। ये देखिए, जो जो 100 तक है ना, 100 तक रैंक, ये लोग चल रहे हैं अभी 100 क्वेश्चन के आसपास। देखो 100 स्टूडेंट तक हैं, 100 के आसपास चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इस बार इनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इस बार इनका रिकॉर्ड तोड़ना है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर, देख लेना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और शुभ दिन।